हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट एटीएलसी पर। टुडेस टॉपिक इज सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएस। एक जो सीरीज चल रही है बीएनएस को कवर करने की, उसमें आज का टॉपिक है सेक्शन नंबर 1। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन एंड डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और उससे पहले आपको एक चीज बता दें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप टेलीग्राम चैनल साथ ही साथ डिस्कशन कॉर्नर को ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 की लैंग्वेज को। सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएस 2023, आप सबको पता है कि ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रिलिमिनरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरली ये आपके शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, आप यहाँ देखेंगे तो साइड में लिखा भी है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तीन चीजें हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन नंबर 1 में आपको बताया गया है। पहला क्या कहता है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, इसमें आपको सब सेक्शन वाइज चीजें याद करना पड़ेगा। आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें एग्जाम का तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। तो एक चीज, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को बताएगी कि पर्टिकुलर डेट से ये एक्ट पूरे देश में लागू हो रहा है, उस दिन से ये चीज लागू होना था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो डेट डिसाइड कर दी। वो डेट क्या है आपकी नजर में? आपको पता है, 1 जुलाई 2024। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 जुलाई सन 2024 से ये क्या है, आपके यहाँ पर इन्फोर्स हो रहा है। एक चीज और जानिएगा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि 370 से पहले वहां पे कहानी अलग हुआ करती थी। अब 370 के प्रोविजंस रिवोक हो चुके हैं, तो वहां पर भी कहानी बदल चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए, यहां से कहानी को समझिएगा। 2019 के बाद और 2019 से पहले, 2019 से पहले जैसे संपूर्ण भारत में बात करें तो आईपीसी चल रही थी, वहां पर आईपीसी ना होकर के आरपीसी चल रही थी। आरपीसी का क्या फुल फॉर्म था? रणबीर पिनल कोड। लिख लीजिएगा, रणबीर पिनल कोड। ये कोई रणबीर सिंह के नाम पर चीजें नहीं की गई हैं, ये महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर इनको डेडिकेट किया गया था। उन्हीं के नाम से ये एक्ट चला आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक चला, कब तक? 2019 तक, जब आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन किया, 370 को रिवोक किया और वहां पर एक उसको अभिन्न अंग बनाया भारत का। तो वहां पर क्या लागू हुआ? आईपीसी लागू हो गया। ठीक है, अब आईपीसी, फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेटली, 2023 में एक नया एक्ट आता है बीएनएस के नाम से, भारतीय न्याय संहिता, जिसका इन्फोर्समेंट 24 से है। ठीक है, तो 1 जुलाई सन 2024 से अब ये लागू। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आरपीसी, देन आईपीसी, देन बीएनएस, और बाकी भारत में आईपीसी और सीधे बीएनएस। ये एक नई चीज आपको पता चली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, थर्ड सबसेक्शन कहता है every person shall be liable to the punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof, which he shall be guilty within the India। तो विद इन द इंडिया तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। आपको याद होगा आईपीसी में अलग से सेक्शन हुआ करता था, पर यहाँ पर क्या है? वन का, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 में ये चीज है इंट्रा टेरिटोरियल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर नहीं करने, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम प्रीलिम्स में। फाइन। अब इंट्रा टेरिटोरियल होता क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है, वो एक बात का विषय है, वो आप अच्छे से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नियम जो कि आपके भारत के देश के अंदर लागू हो रहे हैं, इन शॉर्ट वो क्या है? इंट्रा टेरिटोरियल, जहां भी भारत की बाउंड्रियां हैं। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ पॉइंट या फोर्थ सबसेक्शन, एनी पर्सन लाइबल by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India, मतलब भारत से परे,
shall be dealt with and according to the provision of this Sanhita for an act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. तो अगर कोई भारत का व्यक्ति है, भारत से बाहर कोई कृत्य करता है और इस प्रकार से करता है कि जैसे अगर वो भारत का होता तो उस चीज के लिए वो क्या ठहरा जाता, जिम्मेदार ठहरा जाता। ऐसे ही उसको उसकी जो लाइबिलिटी है वो फिक्स की जाएगी। इन शॉर्ट, अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस भारत से बाहर करता है और जिसका ट्रायल भारत में हो सकता है, तो अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसका ट्रायल होता है तो ये ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे आपने भारत की सीमाओं के अंदर वो चीज, वो पर्टिकुलर ऑफेंस क्या किया था, कमिट किया था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. क्लियर है? ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट प्रोविजो, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से ही रिलेटेड है। क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, किनके द्वारा? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई व्यक्ति भारत से बाहर जो कि भारत का नागरिक है, ठीक है, वो कोई भारत से बाहर एक ऐसा ऑफेंस करता है या भारत से परे एक ऐसा ऑफेंस करता है जो कि भारत में एक ऑफेंस है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट इन इंडिया वेदर इट मे बी, अगर कोई भारत का एयरक्राफ्ट है या समुद्री जहाज है, उस पर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है, भले ही वो जहाज कहीं भी हो, हाई सीज में हो, whatever the location of that ship, registration of that ship is in India, या वो जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया का है। थर्ड पॉइंट है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी, भारत में कोई कंप्यूटर है, तो कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें क्या करता है, कोई छेड़खानी करता है, तो वो ठीक कैसे किया जाएगा, उसका भी ऑफेंस माना जाएगा और उसको जो भी सजा या जो भी उसका क्या कहते हैं प्रोसीडिंग किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा कि जैसे आपने भारत में ही वो ऑफेंस किया है और इस संहिता के प्रोविजन उस पर क्या होंगे, लागू होंगे। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसमें दो तीन चीजें आपके सामने आती है। पहली तो ये है कि जैसे मान लीजिए एम्बेसीज, वहां पर अगर कोई एम्बेसी है, जैसे मान लीजिए भारत में अगर पाकिस्तान की कोई एम्बेसी है या किसी अन्य राष्ट्र की कोई एम्बेसी है, तो वो जो एम्बेसी का एरिया होता है दैट पर्टिकुलर, एक मान लेते हैं भारत में एक छोटा पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है, या आपकी एम्बेसी कहीं स्विट्जरलैंड में है, पाकिस्तान में, तो आप वहां पर एक छोटा भारत उसको मान लेते हैं। अच्छा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर किसी भी सोवरेन राष्ट्र का कोई अपना क्लेम नहीं होता है कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर रीजन हमारे अंडर में है, ठीक। या कोई अगर आप बाहर भी हैं तो किसी दूसरे राष्ट्र में कोई घटना घटती है, अगर आपके एम्बेसी के अंदर मान लेते हैं, तो भी वहां पर भारत का ही जुरिस्डिक्शन लागू होगा। तो दोनों चीजें हैं, जहां पर किसी कोई राष्ट्र का कोई अपना क्लेम नहीं है कि हाँ भाई ये किसका है, तो वहां पर भारत अपना रूल एप्लीकेशन करके अपने पर्सन को क्या कर सकता है, गिल्टी ठहरा सकता है। या एम्बेसी के अंदर हुआ है तो फॉरेन को तो जाहिर सी बात है उस पर कोई राइट है नहीं भाई, कोई ट्रायल करने का, कोई चार्जेस फ्रेम करने का, कोई चार्जशीट फाइल करने का, तो वहां पे कौन करेगा? आप भारत अपनी साइड से कर सकता है और उसका ट्रायल अपने नए बीएनएसएस के द्वारा किया जा सकता है। बहुत साधारण सी बात है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच कमिटेड इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऑफेंस के तहत केवल वही ऑफेंसेस आएंगे जो इस संहिता में एज ऑफेंस लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑफेंस नहीं है और हर एक एक्ट जो कि आप बाहर करते हैं वो ऐसे ही समझा जाएगा कि आपने भारत में किया और उसके अनुरूप ही आपको क्या मिलने वाला है, पनिशमेंट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एक्सेप्शंस लिख लीजिएगा, एक चीज, कुछ अपवाद हैं उसके, एक्सेप्शंस करके, एक्सेप्शंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, सॉरी पहले लिखिएगा इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉरेन एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी है कि आप उन पर कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं आइदर। और ये जो इम्यूनिटी है वो दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी उसको प्रदान की गई है और इंटरनेशनल लॉज के द्वारा। कौन है? फॉरेन एम्बेसडर्स, इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के लिए। नेक्स्ट वन इज द फॉरेन सॉवरेन्स,
ठीक है। कोई बा है, संप्रभु है, तो उसके ऊपर भी, ये नहीं कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप पकड़ के लेकर के चले आए, प्रेसिडेंट को लेकर के पकड़ के चले आए और उस पर अपने यहाँ पर केस चला रहे हैं, ठीक। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा मना किया गया। एलियन एनिमी, उन पर भी आप कार्रवाई इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। कई सारे आप कोविनेंट साइन किए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट या गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन पर भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे जनमानस के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं, धाराएं लगा सकते हैं बीएनएस की, इनके ऊपर आप डायरेक्टली इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के तहत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको एक चीज पता होगा कि जैसे हमारी सीमाएं जो होती हैं समुद्र में भी या सीज में भी काफी दूर तक होती हैं, तो जो समुद्र में नापने का, दूरी नापने का जो आपने पैरामीटर, जो आपने मेजरमेंट तैयार कर रखा है, उसे हम कहते हैं नॉटिकल माइल्स। तो जनरली 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी सीमा मानी जाती है। तो इस 12 नॉटिकल माइल्स में भी आपका टेरिटोरियल वाटर जुरिस्डिक्शन कहलाता है, और इसके अंदर भी कोई ऑफेंस ऐसा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर में वो चीज आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, he can be tried and convicted of an murder in any place in India in which he may be found। तो अगर भारत से बाहर उसने कुछ किया, भारत का नागरिक, तो पकड़ के ले आओ। तो भारत में भी जहां पकड़ा जाएगा, भले ही सामने वाले राष्ट्र को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके यहाँ हो सकता है मर्डर लीगलाइज्ड हो, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर एक ऑफेंस है, तो अगर भारत कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है, कोई रोका टोकी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, सब रूल जिसे आप कह, सब सेक्शन जिसे आप कह सकते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officer, soldier, sailor or airman in the service of the government of India or the provision of any special law or the local laws। जनरली इसको आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, सेविंग्स जिसे कहते हैं सेविंग क्लॉज भी कहीं कहीं, ठीक है। ये कैसा क्लॉज है, एक सेविंग क्लॉज है। और एक चीज मैं हमेशा बताता चला आया हूँ कि अगर कोई जनरल लॉ है और कोई स्पेशल लॉ है, देयर इज अ क्लैश, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलिंग, तो आपको हमेशा याद रखना है जो आपका स्पेशल लॉ है, इट ऑलवेज प्रिवेल्स अपॉन द जनरल लॉ। ये चीज भी मैंने आपको बता के रखना हमेशा याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? होप सो यहाँ तक क्लियर हुई चीज है। अच्छा देखिए, इसी के साथ क्या है, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए। इसी के साथ एक केस का नाम सबसे पहले लिख लीजिए आप, क्योंकि केस का नाम इम्पोर्टेंट है। वो केस आप जब सुनेंगे समझेंगे तो ही आप उसमें आगे चीजें समझ पाएंगे। एक केस का नाम लिखिए भाई सबसे पहले, एंड द केस इज ऑफ मुबारिक अली अहमद। मुबारिक अली अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे, द स्टेट ऑफ बॉम्बे। AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट 857, पूरा साइटेशन है। आप चाहे तो AIR लिख करके भी छोड़ सकते हैं। इस केस का फैक्ट पहले सुनिएगा क्या होता है। एक पाकिस्तानी नेशनल होता है जो कि अपना, मान लेते हैं ए जो था वो क्या था, पाकिस्तानी था, जो अपना बिजनेस कहाँ रन कर रहा था, कराची। कहाँ बिजनेस रन कर रहा था, कराची में। और इसने एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है। ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, अगर कोई कर रहा है तो डिसऑनेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हियर इज इंक्लूडेशन ऑफ द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एक व्यक्ति के साथ करता है ऐसा रिप्रेजेंटेशन, जो कि कहाँ पर है, बॉम्बे में। और ये किसके द्वारा करता है, लेटर्स के द्वारा। मतलब एक व्यक्ति है ए जो कि पाकिस्तानी है, कहाँ है, कराची में है। एक बंदा है जो कि कहाँ है, बॉम्बे में है, जिसे आप कंप्लेनेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर। उससे एक फेक रिप्रेजेंटेशन करता है टेलीग्राम, लेटर्स एंड टेलीफोन्स के द्वारा, दैट उसके पास क्या है, एक राइस का स्टॉक है, राइस का स्टॉक है, जिसे वो बेचना
चाहता है और रेडी है, वो रिजर्व्ड है, शिपिंग स्पेस बुक वगैरह है, और जैसे उसको पैसा मिलेगा वो क्या करेगा, उस स्टॉक को बेच देगा। और जो बंदा ये मुंबई में बैठा था, ये व्यक्ति, इसको राइस चाहिए होता है, वो कहता है चलो डील ठीक है, अच्छा है, इसको पैसा इसके एजेंट को, जो कि एक मुंबई में ही व्यक्ति है, उसको हम दे देते हैं, और ये उसको पहुंचाएगा, या जो भी होगा आगे का सिलसिला, हमारा शिपिंग वहां से रिलीज हो जाएगा। कहानी में ये होता है, ये उसको पैसा देते हैं, और एजेंट को, एजेंट कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक, ये बात आपको ध्यान में रहना है। और उसके बाद इनके साथ चीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो कोर्ट थी उसने कहा, पहले बात तो इस पे काफी ज्यादा विवाद हुआ होगा, ठीक है, कि भाई वो तुम पाकिस्तान में बैठा है, यहाँ पे चीटिंग कैसे हो रहा है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं चीटिंग के, अंडर सेक्शन 420 आईपीसी का, अब तो खैर 318 सबसेक्शन 4 बीएनएस का है, उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सबके सब क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि पैसे का लेन देन कहाँ हुआ है, मुंबई में ही हुआ है, ठीक है, पेमेंट हैज बीन मेड इन इंडिया, सो द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया, और दैट्स व्हाई द कन्विक्शन ऑफ चीटिंग इज डन हियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। होप सो ये आपको याद रहेगा, क्लियर है ये चीज। अब एक केस का नाम और लिख लीजिए भाई, इतना सब कुछ आप लिख लिए हैं तो एक का नाम कैसे छोड़ सकते हैं हम। एक केस का नाम और लिख लीजिए, एंड द केस इज ली कुन ही, ली कुन ही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एआईआर, एआईआर 2012, सुप्रीम कोर्ट 1007। इस केस में क्या होता है कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, लिख लीजिए चाहे, ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, दैट द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन is decided with reference to the locality, शब्दों पर ध्यान कीजिएगा, with reference to the locality of the offense committed, offense कहाँ पर कमिट हुआ है उसको लेकर के जो भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का प्रिंसिपल है वो लागू होता है। ये इस पर नहीं डिपेंड करता है कि क्या है नेशनलिटी ऑफ द ऑफेंडर, इस पर डिपेंड नहीं करता है। जनरल रूल क्या है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, नॉट ऑन द नेशनलिटी ऑफ द ऑफेंडर, एलीज्ड ऑफेंडर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये किस केस में बोला गया है, ली कुन ही एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, एआईआर 2012 एससी 1007 के केस। अब एक बात और समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर के, सब सेक्शन 4 एंड 5, मेनली तो यही है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, इट laid down the provision for the punishment of the offense committed beyond the territorial limits of the India। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, ले डाउन कर रहा है, कैसे, क्या, प्रोविजंस, किसके लिए, पनिशमेंट के लिए, किस चीज के लिए, ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, OCOI, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो क्लॉज 5 है इसका, या आप कह लीजिए सबसेक्शन 5 है, जो भी आप इसको रीड करें तो उसमें आपको पता चल गया है कि चार चीजें हो, तीन चीजें बेसिकली होनी चाहिए। पहली बात तो भारत की सीमा से बाहर होना चाहिए, दूसरा शिप एयरक्राफ्ट जिस पर भी हो रहा है वो भारत का होना चाहिए, भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा कोई कंप्यूटर है टारगेट जो कि आपका है वो भारत में कहीं स्थित है, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। एक केस का नाम चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पर, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण, एआईआर 1955,
सुप्रीम कोर्ट 36। एक चीज ध्यान रखिएगा, आईपीसी से मिलते जुलते प्रोविजंस हैं, तो आपको मेजरली केसेस आईपीसी से ही कोट करने हैं, ठीक है। और जब भी आप जजमेंट लिखेंगे तो उसमें ये जरूर लिखेंगे कि एज पर द ओल्ड आईपीसी एक्ट, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन के तहत क्या दिया गया था, सजा दी गई थी, आज की तारीख में वो सेक्शंस क्या है बीएनएस के, ये पर्टिकुलर सेक्शन है। एक दिन किसी दिन कंपैरेटिव चार्ट भी आपको मैं बना करके आपके सामने दिखा दूंगा कि कंपैरिजन, ताकि आप कर लें, ठीक है। इस केस में क्या होता है, कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो सेक्शन 3 और 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड थे, राइट नाउ द सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस एंड सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 3 और 4 किसके, आईपीसी के थे। अब क्या है, 1, 4, 1, 5 किसके हैं, बीएनएस के हैं। और एक सेक्शन और 188 किसका था, सीआरपीसी का, जो कि अब है सेक्शन 208 BNSS। ये चीज ध्यान रखिएगा। द इंडियन कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दोनों ही सेक्शंस, एक बीएनएसएस के और बीएनएस के, क्या है, इसके तहत इंडियन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस, संज्ञान ले सकती है ऐसे ऑफेंसेस के जो कि बाहर कमिट हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इवन इवन एक चीज और लिख लीजिएगा, इफ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफेंसेस द अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, भले ही जो कमिट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड शिप है भारत का, उस पर कोई चढ़ के किसी का मर्डर कर दिया, तो राइट नाउ द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया इज देयर, भारत चाहे तो उस पर क्या कर सकता है, बीएनएस के तहत धाराओं में केस रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो आपका भारतीय होना जरूरी नहीं है, एज पर द सेक्शन 4 एंड 5, सब सेक्शन 4 एंड 5 बीएनएस के, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। ये इतना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी चीजें। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डिस्कशन कॉर्नर में आ जाइएगा। यहाँ तक अब तक रखते हैं सेक्शंस का, और इसी के आगे हम लोग सेक्शन 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शब्बक है, मिलते हैं फिर से।